नमस्ते स्टूडेंट्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन वैक्यूल के स्ट्रक्चर और फंक्शन से संबंधित है। इस टॉपिक को सुविधा के लिए कुछ सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है। पहला सब हेडिंग वैक्यूल्स के जनरल अकाउंट को लेकर के है, जबकि दूसरा सब हेडिंग वैक्यूल्स के स्ट्रक्चर को लेकर के रहेगा, और तीसरा सब हेडिंग इनके फंक्शन और चौथा सब हेडिंग इनके ओरिजिन से संबंधित होगा। तो ये जो वैक्यूल्स है, एक्चुअली ये शब्द जो है वो इसलिए काम में लिया जाता है कि जब कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि करती है, तो आकार में वृद्धि का एक प्रमुख कारण उनकी कोशिका झिल्ली और जो कोशिका भित्ति है उसके आकार में वृद्धि होने के कारण से कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। लेकिन उस अनुपात में कोशिका द्रव्य वृद्धि नहीं कर पाता है, उसके इंग्रेडिएंट्स वृद्धि नहीं कर पाते हैं, तो कोशिकाओं के अंदर कुछ रिक्त स्थान बन जाते हैं, और इन रिक्त स्थानों पर जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं उन स्ट्रक्चर्स को वैक्यूल्स कहा जाता है। वैक्यूल्स का मतलब ये कतई नहीं है कि ये ऐसी संरचनाएं हैं जिनके अंदर वैक्यूम पाया जाता है, बल्कि इसके स्थान पर इन संरचनाओं के अंदर एक रस भरा हुआ होता है, एक शेप प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसे सेल शेप या रिक्तिका रस के नाम से जानते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन रिक्तिकाओं के नामकरण और इनकी खोज किस प्रकार से हुई। तो सबसे पहले 1776 के अंदर प्रोटोजोआ के अंदर स्पेलेंजानी ने इन रिक्तिकाओं को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। इसके बाद 1841 के अंदर 1841 के अंदर इनका जो नामकरण है वैक्यूल, ये डुजार्डिन के द्वारा किया गया। 1842 के अंदर 1842 में शिल्डन ने पादप कोशिकाओं के लिए इस नाम को स्वीकार किया, और 1885 के अंदर 1885 के अंदर इनकी जो मेम्ब्रेन है प्लांट सेल्स के अंदर, वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन है उसके लिए 1885 के अंदर डवरीज ने ये शब्द गठन किया टोनोप्लास्ट। यानी जो टोनोप्लास्ट शब्द है, इस टोनोप्लास्ट शब्द को कॉइन करने का श्रेय 1885 के अंदर डवरीज को जाता है। अब हम ये जो वैक्यूल्स है, इन वैक्यूल्स से संबंधित जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसमें हम प्लांट्स सेल्स में कन्फाइन करेंगे, और उसके बाद आगे के पार्ट में हम एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स पाई जाती है उसको डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं कि शुरुआत में जब कोशिकाएं बनती है उस समय में बहुत छोटी छोटी वेसिकल्स जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा निर्मित होती हैं, ये वेसिकल्स कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। और जब कोशिकाएं परिपक्व होने लगती हैं, ऐसे समय में ये वेसिकल्स आपस में मिल करके एक सेंट्रल वैक्यूल का निर्माण करती है, केंद्रीय रिक्तिका बनाती है पादप कोशिकाओं में, जो कि कोशिकाओं के लगभग 50% से लेकर के 90% तक के जो वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई कर लेती है। और इसके कारण से कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला जो साइटोसोल, साइटोप्लाज्म और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो कोशिकाओं की परिधि पर शिफ्ट हो जाते हैं, और इस कारण से जो शिफ्ट हुए साइटोप्लाज्म है उसको हम एक शब्द के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल आर्टिकल्स या कोशिका धृति। तो कोशिका धृति क्या हो गया? कोशिका धृति वैक्यूल के कारण से, सेंट्रल वैक्यूल के कारण से जो साइटोप्लाज्म है वो जब परिधि पर शिफ्ट हो जाता है, तो ऐसे परिधि पर उपस्थित संपूर्ण साइटोप्लाज्म को हम प्राइमोर्डियल आर्टिकल या कोशिका धृति के नाम से जानते हैं। इसका कोशिकाओं को एक बेनिफिट भी है। पादप कोशिकाओं में चूंकि ये जब साइटोप्लाज्म जो है या साइटोप्लाज्म के साथ साथ दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स वो भी कोशिकाओं की परिधि पर शिफ्ट होते हैं, तो ऐसे में जो क्लोरोप्लास्ट है उनको अधिकतम प्रकाश की उपलब्धता होती है, और इस कारण से प्रकाश संश्लेषण जो है वो ऑप्टिमम लेवल पर कोशिकाओं में संपन्न हो पाता है, संभव हो पाता है। अब हम जब इन वैक्यूल्स को आगे डिस्कस करते हैं, तो प्लांट्स के अंदर
मोस्टली एक ही वैक्यूल पाई जाती है, जिसको मैंने आपको शुरू में बताया था, उसको हम सेंट्रल वैक्यूल या उसको हम केंद्रीय रिक्तिका के नाम से जानते हैं। अब ये जो रिक्तिकाएं हैं, इनका जो पीएच है, इनकी अंदर की तरफ का जो पीएच है, जो मैट्रिक्स इनमें होता है, वो पीएच एसिडिक होता है। और उसका कारण ये है कि इन रिक्तिकाओं में जो प्रोटॉन्स है वो आयोनिक ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी इनके अंदर लगातार प्रोटॉन्स जो है वो कुछ आयोनिक पंप की सहायता से इनके अंदर लगातार आते रहते हैं, और कुछ एसिड्स इनके अंदर उपस्थित होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, और इस कारण से इन रिक्तिकाओं के जो अंदर का पीएच है वो एसिडिक होता है। ये मैंने आपको बताया पादपों में 50 से लेकर के 90% तक के एरिया को कवर कर सकती हैं। इनको हम कोशिकाओं के डस्टबिन की संज्ञा भी देते हैं। जिस प्रकार से रूम के अंदर हमारा डस्टबिन होता है और जो अनवांटेड जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है, जो यूजलेस सब्सटेंसेज है, उनको डस्टबिन में हम डिस्कार्ड करते हैं, तो कोशिकाओं के अंदर भी इस प्रकार के जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है, ऐसे सब्सटेंसेज जिनका कोई यूज नहीं है, ऐसे सब्सटेंसेज को कोशिकाएं वैक्यूल्स के अंदर शिफ्ट कर देती है, और इसीलिए इनको कोशिकाओं के डस्टबिन्स भी कहा जाता है। लेकिन वैक्यूल्स का केवल यही कार्य नहीं है, इसके साथ साथ अनेक इनके और कार्य हैं, जिनको हम जो एक सेक्शन है यहाँ पर वैक्यूल्स के फंक्शंस, वहां स्टडी करेंगे। जब हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था इनकी जो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होती है, और उस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और टोनोप्लास्ट जो है, ये मैंने आपको बताया था, इस शब्द का गठन डॉफ्रीज ने 1885 में किया। अब इसको टोनोप्लास्ट क्यों कहते हैं? टोनोप्लास्ट एक ग्रीक शब्द है, और उसमें जो टोनोस है उसका अर्थ होता है स्ट्रेचिंग या टेंशन, और जो प्लास्टोस है इसका मतलब है मोल्डेड स्ट्रक्चर फिल्ड विद द शेप। तो इसीलिए ये टोनोप्लास्ट शब्द जो है इसकी मेम्ब्रेन के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब हम ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, विभेदनात्मक ये एक झिल्ली होती है जो सर्टेन आयंस को इनसाइड परमिट करती है एंट्री को, और फिर कुछ सर्टेन सेलेक्टिवली ये इनसाइड जो आयंस है उनको आउटसाइड के लिए परमिट करती है। ये वैक्यूल्स जो है कोशिकाओं के अंदर जो वैक्यूल से बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको वैक्यूल्स के इनसाइड एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम करती है। ये टोनोप्लास्ट का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब ये जो वैक्यूल्स है, इनके अंदर मैंने आपसे बताया एक मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, जिसको सेल शेप या रिक्तिका रस के नाम से हम जानते हैं। इन वैक्यूल्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स यानी खनिज लवण उपस्थित होते हैं। इनमें अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड इत्यादि ऑर्गेनिक एसिड्स भी इन वैक्यूल्स के अंदर उपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ इनमें कई सारे इनऑर्गेनिक आयंस, लिपिड्स, रबर्स, टैनिन्स, एंथोसाइनिन, फ्लेवोनोइड्स इत्यादि उपस्थित होते हैं। जो शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स इसमें उपस्थित होते हैं, उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज इंपॉर्टेंट है। तो सुक्रोज के बारे में हम जानते हैं, जैसे जो शुगर केन है, शुगर केन के अंदर सुक्रोज वैक्यूल्स के अंदर उपस्थित होता है, और इसी प्रकार से चकुंदर के अंदर भी सुक्रोज इन वैक्यूल्स के अंदर उपस्थित होता है। इसी प्रकार से जो इनुलिन एक शुगर है, ये डहेलिया की जो ट्यूबर्स है उनकी वैक्यूल्स में उपस्थित होता है। जैसे हिविया ब्राजिलियंसिस प्लांट है, उनके अंदर जो लेटेक्स प्रेजेंट है, वो लेटेक्स सेल्स की वैक्यूल्स के अंदर उपस्थित होता है। इसी प्रकार से कुछ पिगमेंट्स जैसे एंथोसाइनिन, ये भी वैक्यूल्स के अंदर उपस्थित होते हैं, और ये एंथोसाइनिन न्यूट्रल पीएच पर पर्पल कलर के होते हैं, और ये पीएच डिपेंडेंट इनका कलर होता है। एसिडिक और अल्कलाइन पीएच में एंथोसाइनिन के कलर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो अनेक बार प्लांट के जो पेटल्स हैं, उन पेटल्स के जो डिफरेंट कलर्स हैं, वो वैक्यूल में उपस्थित इन पिगमेंट्स के कारण से हो सकते हैं, या कई बार जो क्रोमोप्लास्ट है उनके अंदर उपस्थित पिगमेंट्स के कारण से भी पेटल्स के कलर्स जो है वो चेंज हो सकते हैं।
जो सुक्रोज उपस्थित होते हैं इनमें मैंने आपसे बताया था ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, पेंटोसन्स, डेक्स्ट्रीन, इनुलिन्स, ग्लूकोसाइड, पैक्टिन, सुक्रोज इत्यादि प्रकार की शुगर्स इनके अंदर उपस्थित हो सकती है। कुछ वैक्यूल्स के अंदर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे सकुलेंट प्लांट्स हो सकते हैं, उनके अंदर सकुलेंट प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स में म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। जो ट्यूबर्स हैं उनके अंदर ट्यूबर की जो सेल्स है उनकी वैक्यूल्स में म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। और एलियम या प्याज के अंदर भी इसी प्रकार की वैक्यूल्स में म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। अब हम एक और प्रकार की वैक्यूल्स जिनको कि स्पिरोसोम्स कहते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्पिरोसोम्स जो है जनरली वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो वेसिकल्स हैं जिनका की फैट्स के सिंथेसिस, उनके ट्रांसपोर्ट और उनके एक्यूमुलेशन से रिलेटेड ये स्ट्रक्चर्स है। ऐसी फैट कंटेनिंग जो वेसिकल्स है उन फैट कंटेनिंग वेसिकल्स को स्पिरोसोम्स कहा जाता है। और डेंजियर्स और पेरनर को इनकी डिस्कवरी का श्रेय जाता है। और जो फैट रिच सीड्स हैं जैसे सरसों, मूंगफली, तिल इत्यादि के अंदर ये स्पिरोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें अनेक प्रकार के एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। स्पिरोसोम्स केवल प्लांट्स के अंदर ही उपस्थित होते हैं, एनिमल्स में स्पिरोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो ये स्पिरोसोम्स भी एक प्रकार की वैक्यूल्स है, ये वेसिकल्स हैं जिनका निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस के द्वारा होता है। और ये फिर से बता रहा हूं फैट के सिंथेसिस, एक्यूमुलेशन और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है और केवल प्लांट सेल्स के अंदर ही ये उपस्थित होती हैं। अब हम और ये देखते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स हैं उनमें प्रोटीन्स जो है वो इन वैक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे सोयाबीन जो है उसमें उसका 70% प्रोटीन जो है इन वैक्यूल्स के अंदर ही उपस्थित होता है। इसी प्रकार से जो विशिया फाबा है उसके अंदर जो वाइसेलिन प्रोटीन है वो भी इन वैक्यूल्स के अंदर ही पाया जाता है। इनके अंदर कई प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जिनमें हाइड्रोलेसेस, प्रोटीएसेस, एस्ट्रेसेस, एक्सोपेप्टाइडेसेस इत्यादि एंजाइम्स भी इन वैक्यूल्स के अंदर उपस्थित होते हैं। कुछ एल्गल सेल्स के अंदर पर्टिकुलरली जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनकी जो जाइंट सेल्स हैं उन जाइंट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स उपस्थित होती है उनको नाइट्रोजन पंप के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये उन सेल्स की जो नाइट्रोजन है उसको स्टोर करने का काम और उसको रिक्वायरमेंट के अनुसार वापस सेल्स को प्रोवाइड करने का काम भी ये वैक्यूल्स करती है और इसी कारण से इनको नाइट्रोजन पंप के नाम से जानते हैं। एक बार हम इसका जो स्ट्रक्चर है वैक्यूल का उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो ये एक कंप्लीट प्लांट सेल है और इसके अंदर आप देखिएगा ये जो वैक्यूल है ये वैक्यूल इसके लगभग 50 से ज्यादा परसेंट का एरिया यानी 60, 70, 90% तक के एरिया को ये ऑक्युपाई कर लेती है। और इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है और ये टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये सेलेक्टिवली कुछ आयंस और सब्सटेंसेस को ये अपनी इनसाइड एंट्री प्रोवाइड करती है और इसी तरह से इनके एग्जिट को ये सेलेक्टिवली परमिट करती है। और इसके कारण से ये जितना भी इसके इंग्रेडिएंट है दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस ये इसकी पेरिफेरी पर शिफ्ट हो जाते हैं सेल की। और ऐसी पेरिफेरी पर जो शिफ्ट हुआ साइटोप्लाज्म है इसके साइटोसोल के साथ इसको हम जो प्राइमोर्डियल आर्ट्रिकल या कोशिका धृति के नाम से जानते हैं। तो ये प्लांट्स के अंदर हम देख रहे हैं एक ही मेजर वैक्यूल प्रेजेंट है जिसको कि इसकी केंद्रीय ऋतिका या सेंट्रल वैक्यूल के नाम से हम जानते हैं। अब हम यहाँ वैक्यूल के जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को देखते हैं। तो इन फंक्शंस को हम 3 शब्दों में समझ सकते हैं। जो पहला शब्द है कंटेनमेंट, यानी ये वैक्यूल जो है कंटेनमेंट का कार्य करती है प्लांट की सेल्स के अंदर। दूसरा ये ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है और तीसरा ये डिस्पोजल का कार्य करती है। यानी 3 शब्दों में इनके पूरे फंक्शंस को हम समझ सकते हैं, कंटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल। अब हम यहाँ पर इन फंक्शंस को फिर और फर्दर एलाबोरेट करते हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है वैक्यूल का
वो है मेंटेनिंग द होम्योस्टेसिस ऑफ द सेल्स, यानी सेल के अंदर जो बाह्य परिस्थितियां हैं, अनेक वेरिएबल जो है उनमें अगर किसी भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन कोशिकाओं के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ऐसे सभी होने वाले जो परिवर्तन हैं उनसे कोशिकाओं को बचाए रखने का कार्य ये वैक्यूल्स करती है, और ये आयोनिक बैलेंस के द्वारा यानी जो सोडियम और हाइड्रोजन के आयंस है इनकी एंट्री वैक्यूल्स के अंदर करवा करके ऐसे जो परिवर्तन है इन परिवर्तनों से कोशिकाओं को बचाए रखती है, ताकि उनका कोई टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में होने वाली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उन पर न होने पाए। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ऑस्मोटिक बैलेंस का कार्य भी ये वैक्यूल्स करती हैं। किस प्रकार से ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती है, तो उसको हम समझ सकते हैं कि ये जो वैक्यूल्स है, इन वैक्यूल्स में अनेक प्रकार के आयोनिक पंप्स उपस्थित होते हैं, और इन पंप्स की उपस्थिति के कारण से इन वैक्यूल्स के अंदर जो आयोनिक ग्रेडियंट है उनके अगेंस्ट आयंस का ट्रांसपोर्ट उनमें लगातार होता रहता है। इसके साथ साथ इन वैक्यूल्स के अंदर कई प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड्स, कई प्रकार के प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और घुलनशील पदार्थों की उपस्थिति के कारण इनका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, और इसके कारण से कोशिकाओं में आने वाला जो वाटर है वो वाटर इन वैक्यूल्स के अंदर उसका प्रवाह लगातार होता रहता है, और वो वाटर जो है वो अपनी जो लोअर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है साइटोप्लाज्म, उससे वो हायर कंसंट्रेशन जो वैक्यूल्स के अंदर उपस्थित है उनमें लगातार एंट्री होती रहेगी, और इसके कारण से ये वैक्यूल जो है पानी से पूरी तरह से, जल से पूरी तरह से फिल्ड होती है, और ये कोशिकाओं के अंदर इस कारण से टर्जिडिटी को मेंटेन करने का कार्य भी करती है। यानी ये इसका तीसरा फंक्शन हो गया कि वैक्यूल्स जो है कोशिकाओं को टर्जिड रखने का कार्य करती है, और पादप कोशिकाओं के अंदर अनेक प्रकार के अंग ऐसे हैं जिनमें किसी प्रकार की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए कोई विशेष मैकेनिज्म नहीं होता है, तो उनमें वैक्यूल्स जो है टर्जिडिटी के कारण से उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और ऐसे ऑर्गन्स को ये स्ट्रेट रखने का कार्य करती है। और तीसरा जो चौथा इसका फंक्शन है, ये लाइसोसोम्स की तरह भी कार्य करती है। जैसे हीविया ब्राजिलेंसिस और पेपेवरेसी जो फैमिली है उनके जो मेंबर्स हैं उनके अंदर जो लेटेक्स प्रेजेंट होता है, उस लेटेक्स को कंटेन करने का कार्य वैक्यूल्स करती है, और उनमें जो लाइसोसोम की एक्टिविटीज है, कई प्रकार के एंजाइम्स इनमें उपस्थित होते हैं। तो हीविया ब्राजिलेंसिस और पेपेवरेसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर ये लाइसोसोम की तरह एक्ट करती है। चौथा इनका फंक्शन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के डिपो की तरह काम करती है। हम सभी ने केम प्लांट्स का नाम सुना होगा, ऐसे प्लांट जो कि जिनके अंदर एक फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पाया जाता है। जनरली ये सकुलेंट प्लांट्स के अंदर होता है, और उनके स्टोमेटा रात के अंदर खुलते हैं, यानी नॉकटर्नल ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा जिसको हम कहते हैं। तो जो गैसियस एक्सचेंज है वो नाइट आवर्स के अंदर हो जाता है। अब ऐसे प्लांट्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नाइट आवर्स के अंदर प्लांट्स के अंदर ट्रैप हो जाती है ऑर्गेनिक एसिड्स के थ्रू, और ये ऑर्गेनिक एसिड्स के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हुई है, उस ट्रैप हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वैक्यूल के अंदर शिफ्ट किया जाता है, और वैक्यूल के अंदर इस कार्बन डाइऑक्साइड नाइट आवर्स में रहती है, और जब डे आवर जब लाइट्स अवेलेबल होती है उस समय स्टोमेटा क्लोज होते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड अब वैक्यूल्स के अंदर से रिलीज होकर के, और जो C3 पाथवे है उसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार का जो चक्र चलता है उसको क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, और ये क्रेसुलेशन टाइप के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड डिपो का कार्य करती है वैक्यूल्स। नेक्स्ट इनका फंक्शन है क्विक एक्सेस टू अमाइनो एसिड्स, यानी जो अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं सेल्स के अंदर, अगर उनको तत्काल उन अमाइनो एसिड्स की आवश्यकता नहीं है तो उनको स्टोर करने का कार्य भी ये वैक्यूल्स के अंदर होता है। और एज एंड व्हेन जब इन अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ये अमाइनो एसिड वैक्यूल से बाहर
इनके क्विक एक्सेस के कारण से जल्दी से बाहर आ जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य जो है वो सुचारू और ऑप्टिमम लेवल पर चलता रहता है। नेक्स्ट है ये पॉलीमर कंट्रोल्स का, जैसे पॉलीफॉस्फेट्स वगैरह के डिग्रेडेशन और सिंथेसिस से रिलेटेड भी होती है वैक्यूल्स। अगला फंक्शन है इनका एंजाइम डिग्रेडेशन का, यानी अनेक प्रकार के एंजाइम्स जो है उनके निम्नीकरण डिग्रेडेशन का कार्य भी वैक्यूल्स के अंदर निरंतर चलता रहता है। और वैक्यूल का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो प्लांट सेल्स हैं उनकी जो ग्रोथ है उसमें भी वैक्यूल्स बहुत हेल्पफुल होती है कि एक्सपांसिंग जो प्रोटीन है उसके कारण से जो सेल वॉल है उसमें स्पेसेस क्रिएट होते हैं, सेल वॉल अपनी साइज में वृद्धि करती है और ऐसी जब वृद्धि सेल वॉल के अंदर हो जाती है तो उसके साथ आनुपातिक रूप से जो कोशिका द्रव्य है वो वृद्धि नहीं करता है और वैक्यूल जो है उसके अंदर वाटर इंटेक के कारण से वैक्यूल अपनी साइज में वृद्धि करती है और जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कोशिकाओं के अंदर पूरी तरह से फैला करके उनके आकार में वृद्धि करने का कार्य भी वैक्यूल्स के द्वारा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे ये नाइट्रोजन पंप की तरह कार्य करती है, यानी नाइट्रोजन जो है उसका स्टोर हाउस है और जब कभी भी नाइट्रोजन की आवश्यकता कोशिकाओं को होती है तो इन वैक्यूल्स के थ्रू ये नाइट्रोजन जो है प्लांट सेल को अवेलेबल करवाई जाती है। ऐसा हम कई सारी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके अंदर देखते हैं। और अब हम यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं, जैसे कई हार्मफुल जो सब्सटेंसेस है वो इन वैक्यूल्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं। डस्टबिन की तरह ये वैक्यूल्स जो है कार्य करती है, तो कोशिकाओं को जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो नुकसान हो सकता है उससे बचाने का कार्य भी करती है। और कई सारे हर्बीवोर्स जो है उनसे ये अपने आप को पूरे प्लांट को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। यानी हर्बीवोर, इनमें कई ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लेजेंट उनका ऑर्डर नहीं होता है और हर्बीवोर्स जो है उनको वो प्लांट्स को जब कोशिश करते हैं खाने की तो अनप्लीजेंट स्मेल के कारण से या टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसमें होने के कारण से वो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म में भी पार्टिसिपेट करती है। जैसे हम कुछ एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। गार्लिक के अंदर जो वैक्यूल्स हैं उन वैक्यूल्स में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम एलिन बोलते हैं और ये सेपरेट होता है। ये चूंकि ये सब्सटेंस जो है वैक्यूल के अंदर उपस्थित है और जो एंजाइम एलिनेस ये साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित है। लेकिन जब कोशिकाएं टूटती है, रप्चर होती है, तो ऐसे समय में ये जो एलिन है ये एलिनेस एंजाइम के द्वारा ये एलिकॉन में कन्वर्ट हो जाता है और जो कि इसके कारण से ये गार्लिक जो है उसका एक टिपिकल स्मेल अपने को लगता है। दूसरा, जैसे जो अनियन है उसके अंदर भी एक सब्सटेंस का निर्माण होता है, सिन प्रोफिनथियोल एस ऑक्साइड। ये कोशिकाओं के ब्रेक होने के कारण से होता है और जब हम प्याज को काटते हैं तो हमारे आंखों में जो आंसू आते हैं वो इसी सब्सटेंस के कारण से होते हैं, सिन प्रोफिनथियोल एस ऑक्साइड। यानी उनकी वैक्यूल्स टूटती है और साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित एंजाइम्स के द्वारा जो प्रीकर्सर्स है उससे सिन प्रोफिनथियोल एस ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये प्लांट्स के अंदर उपस्थित वैक्यूल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस हमने देखे थे। अब हम जो एनिमल्स हैं उनके अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि वहां किस प्रकार की वैक्यूल्स उपस्थित होती है। तो जब हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो उनमें एक ही प्रकार की एक वैक्यूल उपस्थित होती है जिसको सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं और उसका आकार जो है वो बहुत बड़ा होता है। जबकि एनिमल्स के अंदर कई वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है लेकिन वो छोटे साइज की होती हैं। तो एक बड़ा डिफरेंस हो गया, प्लांट के अंदर एक सिंगल वैक्यूल है, आकार बड़ा है। एनिमल्स के अंदर उनकी संख्या, वैक्यूल्स की संख्या ज्यादा है लेकिन उनका आकार छोटा होता है। इसके आगे हम देखते हैं जो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के अंदर जैसे जो अमीबा वगैरह है उनके अंदर जो फूड वैक्यूल्स होती हैं, ये फूड वैक्यूल जो है एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है ऑर्गेनिज्म को। और फूड वैक्यूल्स का निर्माण कैसे होता है, तो फेगोसाइटोसिस के थ्रू जब
फूड पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर एंटर होते हैं, उनको हम फेगोसोम्स बोलते हैं। और ये फेगोसोम ही एक प्रकार से फूड वैक्यूल्स है। और इन फेगोसोम्स के अंदर जो उपस्थित फूड पार्टिकल्स है, इनको लाइसोसोम्स के द्वारा डाइजेस्ट करके और उन कोशिकाओं की जो एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायरमेंट, उसको पूरा किया जाता है। तो एक प्रकार की जो वैक्यूल है इनके अंदर, उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। जो दूसरी प्रकार की वैक्यूल होती है एनिमल्स के अंदर, उनको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स बोलते हैं। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है कोशिकाओं के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं और कोशिकाओं के अंदर जो वाटरी एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनके अंदर जो एक्सेस वाटर है, उस एक्सेस वाटर और हार्मफुल सब्सटेंसेस को कोशिकाओं से बाहर करने का कार्य करती हैं। तो ऐसी वैक्यूल्स को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। पहले इनको रेस्पिरेशन से संबंधित माना गया था, लेकिन वो एक त्रुटिपूर्ण जिसको कह सकते हैं उसके अंदर एक दिया हुआ था। लेकिन जब वास्तविक रूप से इनका पता चला कि इन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का कार्य क्या है, तो उनका कार्य एक्सक्रीशन और जो एक्सेस वाटर है उनको कोशिकाओं से बाहर निकालने का है। इसी प्रकार से कुछ और वैक्यूल्स एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, जिनको हम गैस वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और ये गैस वैक्यूल जो है, इनमें एयर प्रेजेंट होती है, जिसके कारण से ये ऑर्गेनिजम्स को बायोएंसी जो है वो प्रोवाइड करती है और उसके कारण से वो वाटर के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। तो इन वैक्यूल्स को कहते हैं गैस वैक्यूल्स। अब नेक्स्ट एक और, जैसे मेमल्स के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इन वैक्यूल्स के अंदर सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है, ये मेमल्स की सेल्स की जो वैक्यूल्स हैं, उन वैक्यूल्स के अंदर सर्वाइव करेगा और वहां पर वो रिप्रोड्यूस करता है। तो वैक्यूल जो है कई बार उसके कारण से हार्मफुल जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर हो सकते हैं। अब इस पूरे टॉपिक को हम एक बार रिव्यू करते हैं। तो जो पहला प्लांट सिस्टम्स में अंदर देखते हैं हम कि प्लांट सिस्टम्स के अंदर वैक्यूल जो है एक ही वैक्यूल होती है, जिसको सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। और ये जो वैक्यूल है इसको एक मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड किया जाता है, जिसको हम इसकी टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमेबल होती है। जो वैक्यूल्स हैं, इन वैक्यूल्स को सबसे पहले स्पेलेंजानी ने देखा, फिर ये टर्म जो है इनके लिए डुजार्डिन ने कॉइन किया। प्लांट सिस्टम के लिए इस शब्द को एक्सेप्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम है शेल्डन। और जो टोनोप्लास्ट शब्द है ये डवरीज के द्वारा दिया गया। ये जो वैक्यूल्स हैं, ये इनको डस्टबिन ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, वैक्यूल्स हैं, ये इनके अंदर जो सेप प्रेजेंट होता है उसको सेल सेप या रिक्तिका रस के नाम से हम जानते हैं। इनके अंदर कई सारे मिनरल्स, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, इनऑर्गेनिक आयंस, लिपिड्स, रबर, टेनिन, एंथोसाइनिन, पिगमेंट्स, फ्लेवोनोइड्स इत्यादि प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर शुगर्स भी प्रेजेंट होते हैं और जो इंपॉर्टेंट शुगर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, पेंटोसेंस, डेक्सट्रीन, इनुलिन, ग्लूकोसाइड, पैक्टिन, सुक्रोज और कई सारी प्लांट्स की सेल्स में म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो फेट ग्रेन्यूल कंटेनिंग जो वैक्यूल्स है उनको हम स्पिरोसोम्स बोलते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर ये प्रोटीन को भी कंटेन करती है और ऐसे प्लांट के अंदर जिनमें कि ये प्रोटीन कंटेनिंग वैक्यूल्स है, उन लेयर्स को एल्यूरोन लेयर्स के नाम से जानते हैं। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ये नाइट्रोजन पंप का कार्य भी करती है। इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें हाइड्रोलिसिस, प्रोटीएसेस, एस्ट्रेसेस, एक्सोपेप्टाइडेस इत्यादि एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। इन वैक्यूल्स के जो फंक्शंस हैं वो 3 फंक्शन से हम इनको समझ सकते हैं: कंटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल। और जो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनमें होम्योस्टेसिस, ऑस्मोटिक बैलेंस, रोल ऑफ लाइसोसोम्स कार्बन डाइऑक्साइड डिपो की तरह, और ये कंट्रोल ऑफ पॉलीमर्स, क्विक एक्सेस टू द एमिनो एसिड्स, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन और नाइट्रोजन पंप की तरह ये कार्य करती है। एनिमल सिस्टम्स में हमने देखा 3 प्रकार के वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं वहां पर: कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, गैस वैक्यूल्स एंड फूड वैक्यूल्स। ये जो वैक्यूल्स है ये
प्लांट की जो सेल है उसकी ग्रोथ को बढ़ाने का कार्य भी करती है, ये इसके डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी कार्य करती है। और वैक्यूल्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं, और इनको वैक्यूल्स इसलिए कहा जाता है कि ये कोशिकाओं के जो कोशिका का आकार बढ़ता है उस समय में कोशिका द्रव्य उस अनुपात में नहीं बढ़ पाता है, और जो रिक्त स्थान बनता है वहां पर इन स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है, और इसी कारण से इनको वैक्यूल्स कहा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका बचा है इसके ओरिजिन से संबंधित। तो वैक्यूल्स का जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन जो गोल्जी एपरेटस है उनके द्वारा जो वेसिकल्स है, उन वेसिकल्स के निर्माण के थ्रू इन वैक्यूल्स जो है ये बनती है, और फिर छोटी छोटी वेसिकल जो है आपस में जुड़ करके प्लांट्स के अंदर एक बड़ी वैक्यूल का निर्माण करती हैं। एक अवधारणा ये भी है कि कोशिकाओं के अंदर जब विभाजन होता है तो उसमें प्रोवैक्यूल्स उपस्थित रहती हैं, जो आकार में बढ़ करके फिर पूरी कई सारी छोटी वेसिकल्स या वैक्यूल्स बनाती है, और जो अल्टीमेटली परिपक्व कोशिकाओं में एक सेंट्रल वैक्यूल का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हमने इस वैक्यूल के रिलेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शंस को यहाँ पर स्टडी किया। होपफुली आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें जो कंसेप्ट समझाने की कोशिश की गई है वो आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक गुड डे, गुड बाय, सी यू।